सो हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू वेदांतू महाराष्ट्र. वेदांतू महाराष्ट्रामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. मग आज आपण घेऊन आलोत लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 11 स्टैंडर्ड. वन शॉट में हम देखने वाले ये चैप्टर को. ये चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा. किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें भी बताऊंगा. और साथ ही में ये चैप्टर को हम लोग डिटेल में एकदम डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे वन शॉट में. आप लोगों को जुड़े रहना इस वीडियो में. इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. एंड इवन आई नो कि आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम एकदम पास में है और आप लोगों को ये चैप्टर सेमेस्टर में आने भी वाला है. तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. सब लोग फटाफट जुड़ जाने का है और आप लोगों को ये चैप्टर को पूरा लास्ट तक देखना, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. तो सब लोगों को रेडी हो जाना है. नोटबुक निकाल लो, पेंसिल निकाल लो, पेन निकाल लो, जो भी रिक्वायरमेंट है आपका स्टडी के लिए. और मेरे साथ सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो. वेदांतु महाराष्ट्र के साथ सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो. वेदांतु महाराष्ट्र के सारे टीचर्स के साथ सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस बिगिन. तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये चैप्टर में हम लोगों को इस दुनिया में, इस नेचर में होने वाले मोशंस के सारे नियम पता चलने वाले. लॉज नाम क्या है, देखो लॉज ऑफ मोशन. तो मोशन जब भी होता है उसमें कौन कौन से नियम काम करते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट हम लोगों का क्लियर होने वाला है. चलो स्टार्ट करते. तो सबसे पहले लेट अस इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर. ये चैप्टर में क्या है, तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन आप लोगों ने देखा है. जैसे कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं कहीं पे, या कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह से डिस्प्लेस कर रहा है, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को ही मोशन बोलते हैं. राइट, क्या बोलते हैं मोशन, किसको बोलते हैं हम लोग. मोशन का मतलब होता है जब कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से कहीं और चले जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, उसका पोजीशन चेंज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके लिए ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा था. और ऑब्जेक्ट के अंदर लगातार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है. और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मोशन. तो देखो ये मोशन को स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, अलग अलग तरीके का अपना थ्योरी दिए थे. तो उसके अंदर से जबरदस्त जो थ्योरी मार्केट में चल गया, दैट इज नथिंग बट लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स का जो लॉ था वो मार्केट में पूरा छा गया, बवाल मचा दिया, एकदम जबरदस्त उसको परफॉर्म करने लगा मार्केट में. और इसके लिए ये लॉ जो था चल गया. और बेसिकली चला मतलब क्या, ये यूनिवर्सल लॉ, ये सच में काम करता है. राइट, तो ये चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. देखो ये जो आप लोगों का लॉज ऑफ मोशन है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हो तो ऐसे टाइप के स्टडी को हम लोग फिजिक्स में मैकेनिक्स का नाम देते हैं. क्या देते हैं, मैकेनिक्स का नाम देते हैं. जब भी आप मोशन की स्टडी करते हो तो उसको हम किसका नाम देते हैं, मैकेनिक्स का नाम देते हैं. अभी सब लोग जरा ध्यान से देखना. द स्टडी ऑफ मोशन is called as, या तो branch of physics that deals with the study of motion is called as, क्या बोलोगे आप, is called as mechanics. क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिक्स. अब ये जो मैकेनिक्स की स्टडी है, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में क्या करने वाले, इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिक्स की स्टडी करने वाले. तो जो मैकेनिक्स की स्टडी होती है वो किस तरीके से की जाती है, चलो इसको जरा देख लेते. तो ये जो मैकेनिक्स की स्टडी है, सब लोग ध्यान से देखना. मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा. ये जो मैकेनिक्स की स्टडी, ये हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं. तो हम लोग ने क्या किया, ये जो मैकेनिक्स है ना, इसको हम लोग ने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया. किसमें, दो पार्ट में. और हम लोग ने बोला भाई हम लोग इसको दो तरीके से स्टडी करेंगे. कैसे स्टडी करेंगे, दो तरीके से. अच्छा, तो कौन कौन सा वो दो तरीका होगा भाई. तो हम लोग ने बोला कि देखो पहला तरीका तो हम लोग बोल देंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर रहा है, अपने अंदर चेंज ही नहीं कर रहा है पोजीशन को, मतलब क्या, रुका हुआ है. तो हम लोग ने बोला भाई रेस्ट पे जब रहेगा ऑब्जेक्ट उसकी स्टडी करेंगे. तो हम लोग ने बोला भाई उसमें अगर स्टडी आप रेस्ट की कर रहे तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को मैकेनिक्स में स्टैटिक्स का नाम दिया जाएगा. किसका नाम दिया जाएगा, स्टैटिक्स का नाम दिया जाएगा. और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी स्टडी कर रहे हो आप, मैं रुका हूं, मेरी स्टडी कर रहे हो आप, तो आप बोलोगे कि आप स्टैटिक्स स्टडी कर रहे हो. अगर मैं चल रहा हूं, आप मेरी स्टडी कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि भाई हम लोग काइनेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं. किसकी स्टडी कर रहे हैं, काइनेटिक्स. किसकी, काइनेटिक्स. तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली मोशन. तो वापस से मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है
विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। क्लियर कर लो, नोट कर लो, स्टडी विद द विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड एज मैकेनिक्स। इतना क्लियर हो गया क्या सब लोगों को? ओके, शाबाश, वेरी गुड। चलो अब ये जो मैकेनिक्स है इसकी स्टडी को हम लोग दो जबरदस्त पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा हमारा स्टैटिक्स, एक होगा हमारा काइनेटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब क्या? जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट है रुका है, जैसे ये बोर्ड रुका हुआ है यहाँ पे, ऐसे बोर्ड की स्टडी करोगे तो आप बोलोगे कि हम लोग मैकेनिक्स में स्टैटिक्स की स्टडी करें। क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है और आप उसकी स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डीलिंग विथ स्टैटिक्स कंडीशन से डील कर रहे हो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे आप लोगों ने क्रिकेट के बैट से बॉल को जोर से मार दिया, बॉल के मैकेनिज्म को देखो, उसकी मैकेनिक्स समझो, उसको स्टडी करो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज काइनेटिक्स। अब वापस से फिर पता चला अरे भाई काइनेटिक्स बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, तो हम लोग ने बोला खतरनाक है तो रहने दो, अपनी जगह पे होगा खतरनाक। तो कैसे खतरनाक है, क्यों खतरनाक है भाई? तो बोला गया अरे भाई इसके वापस से दो क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है दो? तो हम लोग ने बोला कि अगर आप जो मोशन, देखो इसमें बेसिकली आपको क्लियर पता है इसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो रुका होता है, रेस्ट पे होता है। इसमें ऑब्जेक्ट कैसा होता है, मोशन में होता है। ये पूरी दुनिया जानती है। एक हम लोग ने गलती कर दिया है, उस गलती को मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूं, और वो गलती ये है कि ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं है। वो गलती ये है कि काइनेटिक्स जो होता है, काइनेटिक्स का दो पार्ट है एंड नॉट, एक सेकेंड, इसको मैं जबरदस्त तरीके से रेक्टिफाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा कि जो स्टडी है किसकी, काइनेटिक्स की, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। और काइनेटिक्स मतलब जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा होता है। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके दो जो क्लासिफिकेशन बनेंगे वो ये बनेंगे कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है तो उसके पास कौन कौन से पैरामीटर है, कौन कौन सी क्वांटिटी है जो आप लोग इसके मैथमेटिक्स को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी हो गया, टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जब भी आप सिर्फ पैरामीटर से डील कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, कितने टाइम में वहां पे पहुंच रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है, ये सारे पैरामीटर से सिर्फ आप डील कर रहे हो, इतना ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो, इतना ही स्टडी करना चाहते हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। और उसके बाद अगर आप एक्चुअल मोशन का कॉज ढूंढ रहे, भाई ये ऑब्जेक्ट चला क्यों, जब मैंने इसको मना किया था चुपचाप बैठना है, जैसे स्टूडेंट लोग, आप लोग, टीचर बोलती है कि भाई क्लास में शांति से बैठे रहो, मैं 10 मिनट में 5 मिनट में आती हूं या आता हूं, तो भाई शुरू, एक इधर से उधर पता चला भाई मारा मारी भी हो गया क्लास में, राइट है ना। तो वैसे ही सेम टू सेम अगर ऑब्जेक्ट रुका है, स्टैटिक चल रहा है, क्यों चला भाई, क्यों चला, तेरे को बोला थोड़ी था चलने, तो उसका रीजन ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्यों चला, ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन क्या आया। तो मोशन का जो रीजन होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है मोशन के लिए, फोर्स होता है। फोर्स की स्टडी कर रहे हो आप, एनर्जी की स्टडी कर रहे हो, वर्क डन की स्टडी कर रहे हो, ऐसे सारे चीजों की स्टडी जब मोशन के अंदर करोगे तो आप बोलोगे भाई हम लोग डायनामिक्स की स्टडी कर रहे हैं। किसका स्टडी कर रहे हैं, डायनामिक्स का स्टडी कर रहे हैं। तो इस तरीके से जबरदस्त तरीके से मैकेनिक्स को हम लोग ने क्लासिफाई करके रखा। इतना बात समझ में आ गया क्या, वो बताओ मुझे। इस जबरदस्त तरीके से हम लोग ने मैकेनिक्स को क्लासिफाई कर दिया। क्लियर हो गया। तो मैकेनिक्स क्या है, पहले मोशन क्या है, मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेरा पोजीशन यहां से वहां बदल रहा है, मेरा पोजीशन यहां से वहां बदल रहा है, तो मैं मोशन में हूं। और मेरे स्टडी को बोलोगे मैकेनिक्स, क्योंकि मैं मोशन में हूं, स्टडी करो मैकेनिक्स। अगर रुका हूं मैं, अच्छा रुके हुए ऑब्जेक्ट मोशन दोनों के स्टडी को मैकेनिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं रुका हूं तो स्टैटिक हो जाएगा, मैं चल रहा हूं तो काइनेटिक्स हो जाएगा। अब काइनेटिक्स में से भी दो पार्ट है, एक काइनेमैटिक्स है, एक डायनामिक्स है। काइनेमैटिक्स है, डायनामिक्स है। आया बात समझ में, क्लियर हो गया, इतना पक्का क्लियर एकदम। चलो ये वाला जो आप लोगों को फ्लो चार्ट दिख रहा है, बना लोगे तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा था जबरदस्त तरीके का इंट्रोडक्शन फॉर लॉज ऑफ मोशन। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते। अब इसके बाद आते कैसे कहानी शुरू हुई। तो सबसे पहले हमारे बहुत महान वैज्ञानिक अरस्तु, इनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, जो द ग्रेट, आपको पता है अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है, सिकंदर भी इनको हिंदी में बोलते हैं, एरिस्टोटल उनके जो हैं गुरु थे,
किसके? सिकंदर के ये गुरु थे, अलेक्जेंडर जो थे उनके ये गुरु थे एरिस्टोटल, अरस्तु बोला जाता है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, स्कॉलर, फिलोसोफर, एवरीथिंग, टीचर, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत जबरदस्त आदमी थे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले हम लोग को कुछ बातें बताई नेचर को ऑब्जर्व करके। उन्होंने बोला भाई नेचर में जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कंटिन्यूसली मोशन में रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली मुझे चलाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं चाहता हूं कि चलते रहे तो मेरे को ना टाइम टू टाइम उसके ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एक बॉल मैंने ये कर दिया, रिलीज कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि ये फ्लोर पे चलते रहे, आपको पता है थोड़े टाइम बाद रुक जाएगा। तो एरिस्टोटल का कहना था भाई इसको अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूस चलते रहे तो आपको बाहर से थोड़ा थोड़ा फोर्स उसके ऊपर टाइम टू टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया दी। उसके बाद गैलीलियो आए, एस्ट्रोनॉमर, इनके बारे में सब लोग जानते हैं, है ना। तो गैलीलियो ने बोला कि भाई एरिस्टोटल की बात तो सही है, टोटल बात उनकी सही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना है उसको कंटिन्यूसली स्टेट में रखने के लिए। बट ये लगाना क्यों है फोर्स, कंटिन्यूस उसके ऊपर फोर्स लगाना क्यों? बिकॉज सामने से कोई तो अपोज कर रहा है उसके मोशन को। कौन कर रहा है? तो अगर आपने बॉल को रिलीज किया एक सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो जो ऑब्जेक्ट है यानी बॉल और जो सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन वो मोशन को अपोज कर रहा है। तो उनका कहना था भाई अपोजिंग फोर्सेस के अगेंस्ट में आप लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है, और कुछ कहानी ही नहीं है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसके लिए बाहर से आपको फोर्स लगाना, बिकॉज इसको अपोज करने वाले दुनिया के लोग बैठे, आपको आगे बढ़ने से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं रोकने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, सिर्फ आपके पेरेंट्स और एक टीचर, ये जो टीचर है, हम लोग जो है वेदांतु के टीचर, आपके टीचर, सिर्फ ये दो लोग इस दुनिया में ऐसे जो लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हम लोगों से भी आगे बढ़े। आपके पेरेंट्स और आपके टीचर ही खाली ये सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट हम लोगों से भी खुद बहुत आगे, बाकी कोई नहीं। तो सेम बॉल चल रहा है, बाकी लोग सोच रहे नहीं आगे, तो फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन के, रोकने की कोशिश। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। जो लोग रोक रहे हैं इसके लिए पेरेंट्स और टीचर आपको पुश करने का काम करते, पुश करने का काम नहीं। आप बढ़ते रहो आगे, आपको बहुत सारे लोग रोकने वाले, लाइक सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम, ये सारे लोग आपको रोकने वाले। टीचर का काम है चलो पुश करते हो, और पेरेंट्स का काम नहीं पुश कर। तो जबरदस्त चीज ये बताया उन लोग ने, वो आज हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो इन लोग ने अपने अपने कंसेप्ट दे दिया। अब इसी चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से स्टडी करने के लिए हमारे महान वैज्ञानिक कौन आए? न्यूटन। और उन्होंने स्टडी करके मोशन के 3 नियम दे दिए, एंड दैट इज नथिंग बट विच इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं उसे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चलो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लॉ आता है। तो फर्स्ट लॉ जो है बेसिकली इनर्शिया का लॉ है। ये क्या बोलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट, पहले क्लियर कर दूं तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का मतलब होता है ऐसा हम बोल सकते कैरेक्टर किसी के भी अंदर जो चाहता है कि मेरे अंदर चेंज नहीं हो। जैसे मैं रुका हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं रुका ही रहूं। अगर कोई मेरे को मोशन में लाने की कोशिश करे तो मैं वो चीज को अपोज करूंगा। तो मैं जितना अपोज कर सकता हूं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इनर्शिया का नाम दिया जाता है। जैसे एक बहुत हेवी बॉक्स है, रुका है, आप सोच रहे हो उसको मोशन करके थोड़ा सा धक्का मार के साइड में कर दे, जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो रेस्ट पे है, वो चाहता है मैं रेस्ट पे ही रहूं, मोशन में नहीं आऊं। तो जितने पर्टिकुलर क्वांटिटी से वो आपके सिस्टम को अपोज करा, आपके फोर्स को अपोज करा, आप धक्का दे रहे हो लेकिन मूव ही नहीं हो रहा है बॉक्स। मीनिंग क्या है? वो अपोज कर रहा है, वो चाहता है कि मैं रेस्ट पे रहूं। तो जितना अपोज कर पा रहा है उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो न्यूटन का पहला लॉ इनर्शिया ही है। वो बोलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होता है, वो चाहता है कि मेरा स्टेट बदलना नहीं चाहिए, और अगर आपको उसका स्टेट जानबूझ के बदलना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उनका कहना यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा के लिए रुका रहेगा, क्योंकि इनर्शिया है, वो चाहता है मेरा कंडीशन वही रहे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, वो अपने अंदर चेंज नहीं लाने की कोशिश करे। बोल रहा है मैं चल रहा हूं भाई, मेरे को चलने दो, मेरे को रुकना नहीं है, पसंद ही नहीं है चेंज। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्वालिटी है जिसको इनर्शिया बोलते हैं। तो न्यूटन का पहला लॉ ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा अगर चल रहा है, रुका रहेगा अगर रुक रहा है, जब तक उसके ऊपर बाहर से आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो क्या है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? देखो, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी in
स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless, जब तक an external unbalanced force is applied on it, unbalanced force is applied on it। देखो क्लियर कट बोल रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूज टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रुका है तो रुका ही रहना पसंद करेगा, रुका ही रहेगा, और अगर चल रहा है तो हमेशा के लिए चलता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हो। तो जैसे एक ट्रक चल रहा है तो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते, जब तक ड्राइवर उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगाएगा। अगर कोई रुका है, गाड़ी रुका है, गाड़ी रुका ही रहेगा रुका ही रहेगा रुका ही रहेगा जब तक आप उसके इंजन को स्टार्ट करके एक्सेलरेटर देके आगे नहीं निकलोगे। वही चीज है, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until and unless जब तक an external unbalanced force is applied on it। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होता है ड्यू टू इनर्शिया। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया मतलब मैं अपने अंदर होने वाले चेंज को अपोज करूंगा। मैं मोशन में हूं तो मैं चाहता हूं मैं मोशन में ही रहूं, तो कोई अगर मेरे को धक्का देकर रोकने की कोशिश करेगा तो मैं उसका अपोज करूंगा, जितने क्वांटिटी से अपोज कर पाऊंगा मैं उसको बोलूंगा इनर्शिया। तो यहां पे लिखूंगा मैं द एबिलिटी of an object to oppose change in its state, change in its state is called as inertia। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्लियर है? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट लॉ एकदम जबरदस्त तरीके से बताता है, वीडियो क्लियर है ना? हाँ, फर्स्ट लॉ एकदम जबरदस्त तरीके से बताता है कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया होता है, और इनर्शिया जो होता है मास की वजह से होता है। देखो मान के चलो आपके पास एक बॉक्स है 2 ग्राम का, एक बॉक्स है 20 केजी का, आप इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं दोनों को, ये आराम से हो जाएगा। 2 ग्राम का है, आराम से हट जाएगा, ये जल्दी नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, ये कम अपोज कर रहा है अपने स्टेट को चेंज, ये ज्यादा अपोज कर रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है कम ज्यादा अपोज करने का? ड्यू टू मास, मतलब इनर्शिया मास की वजह से होता है। क्या? मास। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का सिग्निफिकेंस ये बताता है कि भाई हर एक ऑब्जेक्ट के पास इनर्शिया है, वो इनर्शिया उसकी मास की वजह से होता है। क्लियर हो गया सब लोग को? पक्का? अगर क्लियर हो गया तो फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख दे यस सर, जबरदस्त तरीके से फर्स्ट लॉ याद हो गया, अब कभी नहीं भूलेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो हमेशा लीनियर मोमेंटम लेके चलता है। क्या लेके चलता है? लीनियर मोमेंट। और लीनियर मोमेंटम है क्या? लीनियर मोमेंटम बेसिकली फोर्स का इफेक्ट होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो ये बोला जाता है कि जो भी लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी समझेगा, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, द चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the change in linear momentum is directly proportional to applied force, to applied force and take place in the direction of force, take place in the direction of force। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो एकदम क्लियर बता दूं पहले, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसके पास ऑब्वियसली मास रहेगा और उसके पास साथ में क्या रहेगा? वेलोसिटी। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो टर्म आता है उसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। और जो हमें बोला कि जा रहा है कि फोर्स का जो इफेक्ट होता है, जैसे मैंने इसके ऊपर जोर से मार दिया, ऐसे करूंगा नहीं, जोर से मार दिया तो इसके ऊपर जो इफेक्ट दिखाई देगा आपको, टूट गया या कुछ हो गया, डिस्प्ले चल दिया इसका,
कुछ भी इफेक्ट जो होगा वो इफेक्ट फोर्स के ऊपर, हम बोल सकते हैं जो फोर्स का इफेक्ट दिख रहा है वो एक्चुअली हम इनडायरेक्टली ये बोलेंगे कि फोर्स की वजह से नहीं था, वो जो मेरा मास था और जो मेरे मारने की वेलोसिटी थी उसकी वजह से। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि इफेक्ट जो है मेरा लीनियर मोमेंटम की वजह से। तो ये लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम एक क्वांटिटी है जो हम लोग को फोर्स के इफेक्ट के बारे में बताता है। फोर्स के इफेक्ट, फोर्स कितने जबरदस्त तरीके से आप लोगों को यहां पे इफेक्ट दिखाई देगा, उसको ही मोमेंटम बोलते हैं। तो उसके अंदर जो भी बदलाव आएगा वो फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसको आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे? आप लिखोगे, जरा ध्यान देना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप हटाओगे तो इक्वल टू आएगा, क्या आएगा? इक्वल टू, और एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और ये हो जाएगा डी। जो मोमेंटम होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आप लोगों का? dt। सही है, देखो तो F इज इक्वल टू के, मास कांस्टेंट है, dv बाय dt, k का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फोर्स इज इक्वल टू मास, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि सेकेंड लॉ एक्चुअल में हम लोगों को बताता है, फर्स्ट लॉ क्या बताता है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रुका है तो हमेशा के लिए रुका रहेगा, अगर इसको मोशन में लाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ बताता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना, m इंटू ए। सेकेंड लॉ फॉर्मूला बताता है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? और सेकेंड लॉ ये भी बोलता है, जरा ध्यान देना, सेकेंड लॉ ये भी बोलता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स का जो इफेक्ट जो होता है, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाने से ऑब्जेक्ट का क्या होगा इफेक्ट, वो एक्चुअली मास और वेलोसिटी यानी मोमेंटम पे डिपेंड करता है। ये एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकता हूं, मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मोमेंटम के ऊपर डिपेंड, यही चीज है और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो याद रखने का है, कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं, एकदम जबरदस्त सिंपल, कुछ नहीं है। क्या है? लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, इसका डायरेक्शन वही होता है, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा उधर ही मोमेंटम काम करेगा। थर्ड लॉ, ये पूरी दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हो, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दो थर्ड लॉ क्या है। चलो फटाक से, थर्ड लॉ क्या है? सबको पता है कि अगर हम लोग किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम उस गड्ढे में गिरेंगे, बराबर है ना? तो वही चीज है, हर एक्शन के लिए अपोजिट रिएक्शन सेम टू सेम मिलेगा, वही चीज है, कुछ नहीं है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए आपको अपोजिट रिएक्शन मिलेगा ही। अगर हम लोग बैट से बॉल को स्ट्राइक करते हैं तो हमारा बैट भी पीछे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने एक्शन लगाया, रिएक्शन मिल रहा है, एक्शन लगाया, रिएक्शन मिल रहा है, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हमेशा याद रखने का, मान के चलो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। फोर्स का वैल्यू कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये मान के चलो F1 है, ये F2, तो मैं बोलूंगा F1 और F2 सेम रहेंगे, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, दोनों अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं, इसका फोर्स इस पे लगेगा, इसका फोर्स इसके। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इतना समझ में आ गया? पब्लिक को क्या बोलती, पब्लिक समझता है क्या? ना है, समझता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत जबरदस्त चीज है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, देखो मोशन है ना, एक रिलेटिव टर्म है। तो अगर आपको बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रुका हुआ है रेस्ट पे, तो आप लोगों को पहले फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? फ्रेम। अब भी समझिए, मान के चलो कि ये मान के चलो ये ट्रेन है भाई, बुलेट ट्रेन है जो मुंबई से अहमदाबाद आ रहा है। मेरे घर के बाजू में उसका काम चालू है, मैंने देखा यहाँ पे ही, ठीक है।
तो अभी इसके अंदर दो पैसेंजर बैठे सामने सामने, मान के चलो ये जेठालाल है और ये बबीता है, ठीक है, ये दोनों सामने सामने बैठे हुए, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, क्या होगा, तो आंसर है ट्रेन चल रही है। तारक नहीं है भाई, जेठा है। जेठालाल बोलेगा बबीता जी आप कभी से इधर ही बैठे हो, मैं आपके लिए कुछ पानी वगैरह फ्रूटी जूस वगैरह लोगी क्या? नहीं। तो अभी देखो यहां पे क्या हुआ, बबीता जी बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक है जेठा जी मेरे पास है, ठीक है। हमें पता है हमेशा बबीता जी जो है वो जेठा जी को रोस्ट कर देती है। तो अभी यहाँ पे देखो क्लियर हमें दिख रहा है कि ये अगर जेठा इसको देखता है तो उसको लगता है कि कभी से बबीता बैठी हुई है, और बबीता को भी ऐसा लगता है कि जेठा बैठा हुआ है, लेकिन ट्रेन एक्चुअल में क्या हो रहा है, चल रहा है। तो ये दोनों को ऐसे लग रहा है कभी से आप इधर ही बैठे हो, कभी से आप इधर ही बैठे हो, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को देख के उनको लग रहा है कि हम दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों रेस्ट पे। लेकिन भाई अगर यहाँ पे ट्रेन के बाहर एक पैसेंजर है, वो अगर इन लोग को देखता है तो वो देखेगा कि भाई इन लोग आगे की तरफ निकलते चले जा रहे, निकलते, मतलब इसके लिए तो इन लोग मोशन में हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे दुविधा आ गया, कंफ्यूजन आ गया। जेठा और ये जो बबीता, इन लोग को लग रहा है कि हम लोग रुके हुए रेस्ट पे अंदर, ट्रेन के अंदर, इसको लग रहा है भाई मोशन में। तो एक्चुअल में है क्या कहानी, तो एक्चुअल में कहानी ये है कि दोनों बात सच है। मोशन या रेस्ट कोई भी ऑब्जेक्ट का ये एक रिलेटिव टर्म है, इसको बताने के लिए आपको एक फ्रेम, एक रेफरेंस चूज करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस पर्सन ने क्या किया, यहाँ पे मान के चलो पेड़ है, ये एनवायरमेंट है इसका, इसको इसने रेफरेंस लिया और उसने देखा भाई ये पेड़ से इसका डिस्टेंस पहले इधर था, अब पेड़ से थोड़ा दूर हो गया, दूर हो गया, दूर, मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर को रेफरेंस मान रहा है, फिर बता रहा है ये लोग चल रहे हैं। और ये लोग ट्रेन के अंदर बैठे तो ये लोग ट्रेन के सीट को रेफरेंस मान रहे हैं कि भाई ये सीट से मैं इतने दूर पे बैठा था, ये इतने दूर पे थी, अभी भी उतने दूर पे। तो इन लोग के लिए रेफरेंस क्या है, ट्रेन के अंदर का सिस्टम रेफरेंस है, इसके लिए रेफरेंस क्या है, बाहर का सिस्टम। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रुका हुआ है, इसको बताने के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, रेफरेंस चूज करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। क्लियर। तो हमारे पास दो तरीके का फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, ये वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि ऐसा फ्रेम जहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज वैलिड। इसका मीनिंग क्या हो गया, तो हमेशा याद रखने का, ये हमेशा आपको कब मिलेगा, when frame या तो when object is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अभी बताऊंगा क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, और इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। देखो अभी क्या हो गया यहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान के चलो ये एक BMW है, ठीक है, अब ये चल रहा है, पूरा कांच पैक है, अब हम लोग अंदर बैठे, तो हम लोग के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंदर का सिस्टम हो गया, रेफरेंस बाहर तो दिख नहीं रहा है, पैक है। तो इसमें आपने एक पेंडुलम लगा दिया, लटका दिया ऊपर, तो अगर कार रुकी हुई है तो पेंडुलम भी रुका हुआ रहेगा, यस और नो। तो पेंडुलम रुका है, जब तक कार नहीं चलेगी, जब तक कार रुके रहेगी, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस रुका है, तब तक ये भी रुका रहेगा। तो यहाँ पे न्यूटन का लॉ तो वैलिड है ना, न्यूटन का लॉ बोलता है हर एक ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो हमेशा के लिए रुका रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। तो क्लियर है, जब तक गाड़ी नहीं चलेगी तब तक रुका रहेगा, मतलब इसके ऊपर न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम कर रहा है। इसके लिए कार के अंदर का जो सिस्टम है उसको मैं बोलूंगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब मान के चलो कार जैसे स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही कार स्टार्ट हो जाता है आपको पता है ये पेंडुलम मूव हो जाएगा। अब पेंडुलम मूव हो गया तो मुझे बताओ न्यूटन ने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब आएगा जब उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाया जाएगा। मैं तो कार में बैठा हूं, कोई फोर्स नहीं लगा, पेंडुलम क्यों मूव हुआ? मतलब यहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अब गलत हो गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं कर रहा है। ये तब मोशन में आना चाहिए था पेंडुलम जब
बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो यहां पे जो पेंडुलम है वो क्या हो गया, न्यूटन के लॉ को वैलिड वॉइड कर रहा है, बिना फोर्स लगाए चल दिया, मूव हो गया। तो हम बोलेंगे कि इस केस में जब आपका ऑब्जेक्ट यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल रहा है, जैसे स्टार्ट हुआ और उसकी स्पीड बढ़ते जा रही, स्पीड बढ़ते जा रही, स्पीड घटते जा रही है, तब तक ये मोशन करते रहेगा। मतलब उस टाइम पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं, और उस टाइम के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका नॉन इनर्शियल है। अच्छा, अगर ये धीरे से स्टार्ट होके एक बार एक टाइम के बाद सेम स्पीड पकड़ लिया, वापस से पेंडुलम रुक जाएगा, वापस से वैलिड हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ या कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब होता है जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी या तो रेस्ट, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा है तो वहां पे न्यूटन का लॉ वैलिड नहीं होता है, और उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब वही सिस्टम है, अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग काम कर रहा है, एक बार इनर्शियल फ्रेम का काम कर रहा है, एक बार नॉन इनर्शियल। तो यहां पे बोल देंगे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's first law is not valid is called as non-inertial frame of reference। क्या बोलोगे आप इसे, non-inertial frame of reference। क्लियर हो गया, क्या बोलोगे आप इसे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतना बात समझ में आ गया सब लोगों को, पक्का? चलो शाबाश, आगे बढ़ते। अब देखो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, हमारे नेचर में कुछ फोर्सेस है जो दुनिया को चला रही है, वो फोर्सेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो मैं इसके बारे में बता दूं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है जिन ऑब्जेक्ट के पास मास होता है, मास की वजह से होता है, ठीक है। वापस से, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करता है जिनके पास क्या होता है, मास होता है। सेकंड, इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, उसका कंडीशन क्या, जरा ध्यान देना। पहला तो कंडीशन है मास होना चाहिए, सेकंड है इनफाइनाइट रेंज का फोर्स होता है। कैसा होता है, इनफाइनाइट रेंज, मतलब आप अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दूर लेके जाओ, फोर्स कम होते जाएगा, फोर्स कम होते जाएगा, फोर्स का, लेकिन जीरो नहीं होगा। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके चले जाओ, बहुत दूर लेके चले जाओ, जैसे सन और जुपिटर बहुत दूर है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है दोनों के बीच में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इनफाइनाइट रेंज का फोर्स है, उसका रेंज कभी जीरो नहीं होता। थर्ड, इसको ऐसे नहीं, वीक फोर्स, बहुत कमजोर फोर्स है, बहुत कमजोर फोर्स है, और अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव। क्या इसका मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ जैसे कि ये देखो, ये मेरे पास एक रिमोट है, ये मेरे पास पेन है, स्टाइलस, ये देखो दोनों के पास मास है, अट्रैक्ट हो रहा है क्या, नहीं, क्यों, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये केस है, इसकी वजह से पूरा यूनिवर्स चल रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये फोर्स जो होता है ये हम बोल सकते हैं कि चार्जेस की वजह से होता है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव रिपल्शन का फोर्स। तो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, ड्यू टू कांटेक्ट के वजह से फोर्स होता है, मैग्नेट की वजह से फोर्स होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जबरदस्त जो एग्जांपल बेस्ट है दो चार्ज के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है चार्जेस की वजह से होता है। सेकेंड, जरा ध्यान देना, हम बोल सकते हैं इसका रेंज शॉर्ट होता है। कैसा रेंज होता है, शॉर्ट रेंज होता है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव दोनों होता है।
जैसे आप फ्रिक्शन का फोर्स ले लो, मैग्नेट के बीच में फोर्स ले लो, दो चार्ज के बीच में फोर्स ले लो, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, या तो स्ट्रॉन्ग पहले ले ले, चलो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियन के बीच का फोर्स। न्यूक्लियन क्या होता है, न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स। कौन कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, ठीक है, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या आता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर होता है। सब एटॉमिक मतलब लाइक पॉजिट्रॉन हो गया। एटम्स के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में लगता है। शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, स्ट्रॉन्गर देन दिस टू बट वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे नेचर का फंडामेंटल फोर्स है, इसको नेचर ने बनाया, इसको हम लोग ने नहीं बनाया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। एकदम सिंपल है। कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, कौन सा फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, जब भी फोर्स किसी दो चीज के बीच में लगता है ड्यू टू कांटेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट का फोर्स। जैसे फ्रिक्शन, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा नहीं, जब तक ये दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो फ्रिक्शन का फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट का। विस्कस का फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट का फोर्स है। तो द फोर्स यहां पे लिख दूंगा, सिंपल है, द फोर्स विच अराइजेस, जो बनता है, विच अराइजेस ड्यू टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, ड्यू टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देना है तो आप बोल सकते हैं फ्रिक्शन का फोर्स या विस्कस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैग्नेट का एक साउथ पोल ले लो, एक और साउथ पोल ले लो, ऑटोमेटिक रिपेल हो जाएंगे, कांटेक्ट में लाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहां पे लिख देंगे द फोर्स विच एक्ट बोल दो, अराइजेस बोल दो, विच एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट contact is called as non-contact force। क्लियर हो गया सबको। मैग्नेटिक फोर्स बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो, ये इसके एग्जांपल्स। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते। अगला जो है वो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। देखो, ऐसा कोई भी फोर्स जिसकी वजह से कोई काम किया गया हो, जैसे मैं एक फोर्स लगा के एक बॉक्स को धक्का देके आगे लेके जा रहा हूं, तो ये जो मैंने फोर्स यूज किया, इस फोर्स को मैं कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव बोलूंगा एक कंडीशन पे। क्या, तो ऐसा कोई भी फोर्स जिसकी वजह से कोई काम किया गया है और वो काम रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब मैंने एक बॉक्स को यहां से मेरे को वहां पे लेके जाना है, ठीक है, मैं यहां से ऐसे लेके गया, या मैं पहले वहां पे जाऊं, फिर वहां पे जाऊं और फिर यहां पे आऊं, यहां पे पहुंचाऊं, रास्ता अलग लिया मैंने, लेकिन मेरे को उतना ही काम करना पड़ा जितना अगर मैं ऐसे जाता करना पड़ता। तो ऐसा फोर्स, जिस फोर्स को अप्लाई करने से किसी सिस्टम का जो काम होता है वो काम पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। या तो फिर ऐसा कोई भी फोर्स के अगेंस्ट में काम किया गया है जो काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा
द फोर्स, इसको अभी ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, द फोर्स ड्यू टू विच और अगेंस्ट विच, और अगेंस्ट विच द वर्क डन, जो भी काम करोगे, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑन, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन द पाथ is called as conservative, क्या बोलोगे आप इसे, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर। सेकेंड क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या है देखो, द फोर्स ड्यू टू विच or against which, or against which the work done is dependent on path is called as non-conservative force। क्लियर। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, देखो अगर मैं ना एक फोर्स लगा के एक बॉक्स को उधर लेके जाना चाहता हूं, ठीक है, उधर, तो मेरे को जो वर्क करना, मान के चलो 10 जूल, अगर मैं यही बॉक्स को यहां से वहां लेके जाऊं, वहां से वहां पे लेके जाऊं, वहां से वहां पे पहुंचूं, तो मेरे को 10 जूल वर्क नहीं करना पड़ेगा, अब मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो देखो वर्क जो मैंने किया दोनों केस में वो रास्ते के ऊपर डिपेंड हुआ, इसके लिए तो वैल्यू अलग अलग हुआ, तो मैंने जो फोर्स लगाया है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी मान के चलो मेरे को अगर अर्थ के सरफेस से ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, मेरे को इसके अगेंस्ट में काम करना, अगेंस्ट में भी कर सकते हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, या तो अगेंस्ट विच, जिसके अगेंस्ट में, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जा रहा हूं। मैं देखो इसको इतने ऊपर लेके गया, मेरे को एक वर्क करना पड़ा, ठीक है, 10 जूल मान के। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे करके लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, ऐसे लेके जाऊं, ऐसे, और यहां पे रख दूं, तो भी मेरे को सेम ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम करूं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो एक्सेलरेशन लगाता है, वो फिक्स होता है। कैसा होता है, फिक्स होता है। ये इसको ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन फिक्स है, तो मेरे को ऐसे जाऊं, मैं ऐसे जाके यहाँ पे पहुंचूं, मेरे को वर्क, और डायरेक्ट जाऊं, वर्क सेम ही करना पड़ेगा। इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं क्या बोलूंगा, कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं यहां से जो फोर्स लगाऊं, यहां से एक्सेलरेशन में हर बार अलग अलग दे सकता हूं, इसके लिए वो पाथ पे डिपेंड करता है, अलग अलग वर्क होगा, नॉन कंजर्वेटिव, और कुछ। ठीक है, चलो अगला, रियल एंड सूडो फोर्स। अब ये क्या होता है, रियल फोर्स का मतलब होता है जिसका ओरिजिन आपको पता होता है, सूडो फोर्स मतलब जिसका ओरिजिन आपको नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दो, द फोर्स whose origin is known, whose origin is known is called as real force, is called as real force। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हमें पता है कि अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स कहां से आ रहा है मुझे पता है, दोनों के मास की वजह से आ रहा है। तो मेरे को ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस वजह से बन रहा है ये मेरे को क्लियर है, मतलब ओरिजिन मुझे पता है, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक रियल फोर्स होगा। अब सूडो फोर्स, द फोर्स whose origin is unknown is called as सूडो फोर्स। इसको ही क्या बोलोगे आप, सूडो फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जिसका ओरिजिन नहीं पता है। जैसे मान के चलो एग्जांपल जबरदस्त देता हूं मैं आपको, क्लियर दिख रहा है ना वीडियो, वो बता दो। हाँ, एक जबरदस्त आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो आप बस में जा रहे हो, बस रुका हुआ है, अरे बस में जा रहे तो बस क्यों रुका रहेगा, तो बस में जा रहे हो, बस चल रहा है, अब भी चल रहे हो, ठीक है, बस ब्रेक मारा बस ड्राइवर ने, आप क्या हो जाओगे, आगे हो जाओगे, मेरे को नहीं गिरना है भाई, आप क्या हो जाओगे, आगे गिर जाओगे। तो आपको जो फोर्स लगा आगे की तरफ, एक जर्क लगा, उसके बारे में आप अननोन हो, उसको पता ही नहीं आपको कि वो फोर्स कैसे लगा, कहां से आया, सूडो फोर्स। तो द फोर्स हुज ओरिजिन इज अननोन इज कॉल्ड ए सूडो फोर्स, जिसका ओरिजिन पता होता है वो। क्लियर हो गया, चलो अगला टॉपिक, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ध्यान से देखना।
वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, चलो देखो, अभी मान के चलना कि एक बॉक्स है, इसको मेरे को यहां से यहां तक लेके जाना है। मैंने बोला आप लोगों को इस बॉक्स के ऊपर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और 5 मीटर डिस्प्लेस किया, बताओ वर्क कितना है। तो वर्क का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सही बात है। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 10 रख दिया आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 5 रख दिया और आप लोगों को आंसर आ गया 50 जूल। एकदम परफेक्ट आंसर है। मतलब आप लोग ये जो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं वर्क का, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जरा ध्यान ये देना है कि जब आप लोगों ने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट करवाया और वर्क जो हुआ, उसके लिए आप लोगों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कांस्टेंट था। 10 ही न्यूटन का फोर्स आपने अप्लाई किया, 5 ही मीटर गए, कांस्टेंट था, वैल्यू फिक्स थी, पुट किया आंसर आया। लेकिन टॉपिक का नाम पढ़ो जरा बेटा। टॉपिक बोल रहा है कि भाई रुको तुम लोग, भाई मैं वेरिएबल फोर्स की बात कर रहा हूं, यानी कि तुम लोग डेढ़ शाने मत बनो। मैं वेरिएबल मतलब जो सिस्टम पे फोर्स लग रहा है भाई वो बदल रहा है, तो क्या करोगे, मतलब ये आप लोगों के पास एक 100 केजी का मास है और इसको 500 मीटर की दूरी पे, यानी कि आधा किलोमीटर दूर लेके जाने का आप लोगों को यहां पे। तो मुझे बताओ, आप धक्का मार के लेके जा रहे हो तो हर बार आप सेम फोर्स लगाओगे और यहां तक पहुंचने के लिए? नहीं, कभी भी आप धक्का मार के लेके जाओगे, कभी आप खींच के लेके जाओगे, कभी आप ये गोनी है तो आप इधर कंधे पे लटका के लेके, तो हर बार आप फोर्स अलग लगा रहे हो भाई। ये चलो फिक्स है, 500 मीटर जाना है। अब मैं बोलूंगा बताओ वर्क कितना किया, तो आप बोलोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर, फोर्स सब क्या रखे, यहाँ पे तो कुछ अलग फोर्स लगा रहा था, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे मैं कंधे पे लेके गया था, यहाँ से, अरे यार अब क्या करें हम लोग, फोर्स तो बदल रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखे, यस। तो यही चीज है कि अगर वर्क आप वेरिएबल फोर्स की वजह से कर रहे हो तो ये फॉर्मूला आपको अब आंसर नहीं देगा। तो क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे ना, वर्क छोटे छोटे स्टेप में करेंगे। तो आप क्या करोगे जरा ध्यान दें, आप पहले यहां से यहां तक थोड़े डिस्टेंस के लिए आगे लेके जाओगे और आप बोलोगे डीएस इतना डिस्टेंस, डीएस मतलब बहुत छोटे से डिस्टेंस से आप धक्का मार के आके, तो आप लोग उसके लिए जो फोर्स अप्लाई करोगे, जो वर्क करोगे, वो वर्क भी कैसा होगा, छोटा सा वर्क डीडब्ल्यू होगा। फिर यहां से यहां पे और छोटे स्टेप में गए, कितना डिस्टेंस आगे बढ़े, डीएस, वर्क कितना किए, डीडब्ल्यू, फिर आगे गए डीएस डिस्टेंस, वर्क कितना होगा, ऐसे छोटा छोटा वर्क डीडब्ल्यू 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 करते करते यहां तक पहुंच गए। तो अब टोटल वर्क कितना किया, सारे डीडब्ल्यू को ऐड कर लो, आ जाएगा टोटल वर्क। तो क्यों हम लोग ने छोटे छोटे स्टेप में काम किया, क्योंकि हम लोगों को याद करो फोर्स अलग मिल रहा था, डायरेक्ट काम कर रहे थे। तो देखो क्या होता है, मान के चलो अगर मैं बोलता हूं ये एक ग्लास है, इसमें बहुत सारा आइस रखा हुआ है, इसका मुझे थर्मोमीटर से टेम्परेचर बताओ, तो आप बोलोगे 0 है सर। मैं बोला ठीक है, अब मैं बोलूंगा कल अगले दिन आना 24 घंटे के बाद, अब मेरे को वापस से टेम्परेचर बताना। देखो मैंने गैप कितना टाइम दे दिया, 24 आवर्स का दे दिया। अब बोलोगे सर कल टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा है 0 से 24 घंटे के बाद, लंबे समय के बाद डायरेक्ट आपको डिफरेंस। लेकिन मैं बोलूंगा अभी टेम्परेचर बताओ, आप बोलोगे सर 0। मैं बोलूंगा अगले 1 सेकंड के बाद, बहुत छोटा टाइम दिया मैंने, बहुत छोटा, अगले 1 सेकंड के बाद क्या टेम्परेचर, आप बोलोगे सर अभी भी 0 है, अगले 1 सेकंड के बाद अभी, मतलब देखो जब आप लोग बहुत छोटे इंटरवल में कोई भी काम करते हो तो डिफरेंस ना के बराबर होता है। इसके लिए बोला गया डायरेक्ट फोर्स लगाओगे तो अलग अलग फोर्स होगा, छोटे छोटे टर्म्स में काम करो। तो इसीलिए तो सारा जो डीडब्ल्यू हम लोग ने काम किया, डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू डीडब्ल्यू, सब लोगों को ऐड करने का हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है, वो ये है कि अगर आपको टोटल वर्क वेरिएबल फोर्स से निकालना है तो आप क्या करो, ध्यान देना, डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करो, जहां से स्टार्ट किए थे, अगर आप 0 से स्टार्ट किए थे, जहां तक गए थे s डिस्टेंस से गए थे, तो s से इंटीग्रेट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू स्मॉल डिस्टेंस, और इस फॉर्मूले से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो जो भी वर्क होगा आपको याद रखने का, जब भी वर्क डन वेरिएबल फोर्स से बात करेगा, व्हेन वर्क इज डन बाय वेरिएबल फोर्स,
then force is always given in form of equation। फोर्स तो पता ही नहीं चलेगा, तो आप लोगों को कितना फोर्स आपने लगाया था उसको इक्वेशन के फॉर्म में बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप ग्राफ प्लॉट करोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो ग्राफ जो भी मिलेगा उसका अगर आप एरिया निकालोगे तो आप लोगों को तो भी वर्क मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑफ एरिया, एक्चुअली एरिया ऑफ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज गिव्स वर्क डन। क्या मिल जाएगा आपको? वर्क डन में। और यही कंसेप्ट है, तो इस फॉर्मूले से आप लोगों का आंसर आएगा। क्लियर हो गया क्या सब लोगों को? पक्का? आगे बढ़े, चलो शाबाश। चलो अगला टॉपिक देखो क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है, जरा ध्यान से देखना कि अगर आप किसी कोई ऑब्जेक्ट, ये मान के चलो एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आप एक फोर्स लगा रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करो, हाँ कंजर्वेटिव फोर्स अगर आप लगा रहे हो तो जितना आपने कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क किया उस सिस्टम पे, वही वर्क आप लोगों को उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी बढ़ता हुआ यानी चेंज इन एनर्जी दिखाए। कौन सा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर बदलाव दिखाए। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये पेन है रुका हुआ है, इसका काइनेटिक एनर्जी मान के चलो 10 जूल है, आपने इसके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स लगाया और उसके लिए आपको वर्क करना पड़ा 5। तो आप देखोगे जो आपने वर्क किया 5, इसके अंदर वो बदलाव के फॉर्म में दिखाई देगा। तो अब आप लोगों को दिखेगा कि इसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 15 हो चुका है, तो कितना बदल गया? 5। तो यही बोल रहा है वर्क एनर्जी थ्योरम कि जो भी आप वर्क करोगे वो हमेशा आप लोगों को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देगा। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या तो इनिशियल माइनस फाइनल, जो बड़ा है उसमें से आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट ये है, द वर्क डन, जरा ध्यान देना, द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स, बाय एक, अच्छा याद रखना नॉन कंजर्वेटिव नहीं चलेगा, बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट, या तो उसके अगेंस्ट में काम करो, और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स is always equal to the change in kinetic energy, change in kinetic energy। तो मान के चलो आप लोग फोर्स से वर्क करवा रहे हो, फोर्स लगा के आगे भेज रहे हो, तो आपने जो वर्क किया इस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई गाड़ी मेरे पास आ रहा है, मैं यहां से धक्का लगा रहा हूं, अपोज कर रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स को, मान के चलो वो कंजर्वेटिव फोर्स लेके आ रहा है, अपोज कर रहा हूं, तो मैं जो वर्क करूंगा उसके काइनेटिक एनर्जी में घटता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं उसके साथ ही फोर्स के डायरेक्शन में हूं, बढ़ता हुआ दिखाएगा, अगेंस्ट हो तो घटता हुआ दिखाएगा। तो यहां पे लिखूंगा वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। मान के चलो आपके पास एक गाड़ी है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप यहां से एक फोर्स लगा रहे हो, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, मान के चलो एग्जाम्पल है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो? कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अगेंस्ट जा रहे हो। या तो आप लोगों को इसमें दिक्कत है तो एक जबरदस्त और एक एग्जाम्पल ले लो। ये ग्राउंड है, यहां से आप लोग ने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, कहां पे? ऊपर की तरफ। तो क्या आप देख सकते हो ये वेलोसिटी ऊपर है, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रहा है, ये भी चलेगा, या हॉरिजॉन्टल चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी केस ले सकते। ठीक है, मान के चलो इसका मास m है। ठीक है, तो देखो अब मान के चलो फ्रॉम, सब लोग ध्यान से देखना, फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग मान के चलो अगेंस्ट में जा रहे हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये होता है फॉर्मूला। यस, लेट, मान लो लेट वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, उसके अगेंस्ट में वर्क किया आपने, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2
एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा क्योंकि आप अगेंस्ट में जा रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अब 2as को इक्वल टू के ये साइड लेके आ जाओ, ये बन जाएगा 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ऐसे वी स्क्वायर को इधर बुला दो, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सही है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसके अंदर m/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय m/2 सबको, देखो ये हो जाएगा m/2 इंटू 2as m/2 यू स्क्वायर माइनस m/2 वी स्क्वायर, m कैंसिल, ये टू कैंसिल नहीं रहे, m कैंसिल कर देंगे तो काम ही नहीं बनेगा, m को मत कैंसिल करो, 2 और 2 को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा MAS इज इक्वल टू, देखो ये 1/2 हो गया m यू स्क्वायर माइनस 1/2 m वी स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था जब आप अगेंस्ट में काम करें तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाला कम हो जाएगा, इसके लिए इनिशियल माइनस फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ m वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है, और माइनस हो रहा है मतलब चेंज है, ma मतलब फोर्स होता है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सही है। F इंटू एस क्या होता है, वर्क होता है, तो देखो वर्क क्या मिल गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी। क्लियर हो गया सबको, पक्का बोलो जल्दी जल्दी, क्लियर है, शाबाश। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते, क्या है देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या होता है, चलो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मान के चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से, ठीक है, दोनों का सेंटर एक दूसरे को जोड़ रहा है। मान के चलो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये आगे की तरफ u1 वेलोसिटी से चल रहा है आगे की तरफ, और ये आगे की तरफ u2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। और लेट मान लो, यहाँ पे बोल देता हूं मैं क्लियर कट की यहाँ पे बोल देता हूं, यहाँ पे कहाँ पे बोल दूं, चलो यहाँ पे u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब इसका स्पीड इससे ज्यादा है, दिख रहा है ना। तो क्या होगा आपको पता है, थोड़े टाइम के बाद ये टकरा जाएंगे, ठीक है, टकरा जाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो, टकराने के बाद होगा क्या, ये ऐसे टकरा जाएंगे, मास तो चेंज नहीं होगा, इसका भी मास अभी भी m1 रहेगा, इसका मास m2 रहेगा, और अब टकराने के बाद अब ये कहां पे जाएंगे हम लोगों को नहीं पता, मास तो चेंज नहीं होगा, इसका भी मास m1 रहेगा, इसका भी मास क्या रहेगा, m2 रहेगा, ठीक है। इसका वेलोसिटी बदल जाएगा v1, इसका वेलोसिटी बदल जाएगा v2, सही है ना, ठीक है। देखो तो पहले ये बिफोर कोलिजन वाली बात है, क्या ये बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन है जब टकराए, और ये क्या है आफ्टर कोलिजन, डन। देखो अभी ध्यान से, बिफोर कोलिजन इसका लीनियर मोमेंटम निकालो, यहां पे देखो बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मैंने बताया था मास इनटू वेलोसिटी। पहले इस सिस्टम का निकालो, इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी, इस सिस्टम का क्या होगा m2 u2। तो इनिशियल यानी कि कोलिजन के पहले जो भी सिस्टम है सबका टोटल मोमेंटम क्या हो गया, यानी कि दोनों का एडिशन, और इसको बोलेंगे इनिशियल मोमेंटम। अच्छा, आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा, मास m1 है, वेलोसिटी v1 हो गया, इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 है, वेलोसिटी v2 हो गया। तो आफ्टर कोलिजन के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या हो गया, दोनों का एडिशन, फाइनल मोमेंटम। क्लियर। तो अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, सुनते जाना मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोगों को लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है इफ जरा ध्यान से देखें, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए आइसोलेटेड सिस्टम on an isolated system is 0,
या तो इज एब्सेंट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ध्यान देना है, सिस्टम इज कंजर्व। अब भी आपको बताऊंगा क्या हो रहा, अब भी बताता। देखो क्या बोल रहा है, अगर बाहर से, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज एब्सेंट, बाहर से कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, ये खुद से चले और जा रहे अपने से खुद से टकरा गए, तो ही इनका मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर ये चल रहे, मैंने बीच में से धक्का दे दिया इसको, जा भाई और तेजी से जा, मतलब मैंने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अब मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्या है, इफ एक्सटर्नल बाहर से फोर्स एक्टिंग ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज एब्सेंट, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है, इसका और इसका हमेशा सेम रहेगा। तो इसका मोमेंटम क्या है, आंसर इसका मोमेंटम है m1u1 प्लस m2u2, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा आफ्टर कोलिजन, m1v1 प्लस m2v2, और इसी को बोला जाता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि टकराने से पहले, टकराने के बाद में, दोनों केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन तभी रहेगा when एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम इज एब्सेंट। अगर आप लोगों के अंदर मस्ती है, आप लोगों ने इसको धक्का दे दिया, बाहर से फोर्स लगा दिया, नहीं कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर हो गया बात सब लोगों को, कोई डाउट है? नहीं, शाबाश। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। चलो देखते हैं क्या है। डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? क्लियर? हाँ, देखो क्या है, मान के चलो, देखो जब ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम दिया, बोला गया एक्सेलरेशन निकालो या बोला गया फोर्स कितना काम कर रहा है निकालो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीजें। तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट फोर्सेस ढूंढते हैं कितना काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो देखते क्या है। देखो मान के चलो हम लोग इस वाले सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेते हैं। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो भी मैं बता देता हूं। यहां पे जो फोर्स काम कर रहा है ये 2 kg, इसका मास है 2 kg, ठीक है। और अब जरा ध्यान देना, यहां पे जो टेंशन है T3 है, ऊपर की तरफ कितना है? T3, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, टेंशन कितना काम कर रहा है? T3, ठीक है। तो इस बॉडी के लिए मैं आइसोलेटेड ये फ्री डायग्राम बना दे। देखो फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान से देखना, फ्री बॉडी डायग्राम हर एक बॉडी के लिए बनाना होता है, लेकिन इसके लिए समझते हैं। फॉर 2 kg ऑब्जेक्ट, तो मान के चलो कि ऐसा सिस्टम है, रुका हुआ है, एट रेस्ट। रुका, इसका मीनिंग क्या हो गया? रुका है, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया, जरा ध्यान देना, इसका मीनिंग हो गया कि ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स सेम है। तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है? देखो नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे हमेशा वेट लगता है। कितना होता है वो? वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कितना मास है 2, और ये g हो गया। और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? T3। तो दोनों कैसे सेम? तो इसका इक्वेशन में बोलूंगा कि T3 इज इक्वल टू 2 इंटू जी, या तो मैं बोलूंगा T3 इज इक्वल टू m इंटू जी। ये इसका इक्वेशन बन गया, और यहां से आपको फोर्स मिल जाएगा। देखो 2 को g से मल्टीप्लाई करो, पता चल जाएगा उसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है। क्लियर? अगर मान के चलो मोशन में, इफ इट इज मूविंग अप, मान के चलो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है। तो फिर इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इक्वेशन बनेगा भाई, जो T3 है, देखो फिर से, ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा है? ज्यादा है। मतलब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कोई, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। पहले केस में कोई फोर्स लग रहा था, ऊपर लगने वाला नीचे लगने वाला फोर्स सेम था, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। अब इसके ऊपर कुछ तो फोर्स लग रहा है, तभी ये ऊपर जा रहा है। तो फोर्स कितना लग रहा है? आंसर है, फोर्स लग रहा है, जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो माइनस नीचे जो फोर्स लग रहा है m इंटू जी, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू जी, राइट। ये क्या है? m इंटू, यस, m इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू T3 माइनस 2g। तो मास तो पता है, यहाँ पे आप रख सकते हो 2, और आप लोगों को इक्वेशन भी। इस तरीके से सिस्टम को बाहर निकालो और फ्री बॉडी डायग्राम को समझ के इक्वेशन बना लो। यही है, और कुछ नहीं इसके अंदर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है? कोलिजन। अब कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना। कोलिजन का मीनिंग क्या होता है? टकरा जाना, ठीक है, टकरा जाना। चलो देखते हैं क्या है। तो
क्या है इसका मीनिंग, क्या है? व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट interact with each other, exert force on each other and gets separated, फिर अलग हो जाते हैं, then the phenomenon जो हुआ यहाँ पे is called as, इसी phenomenon को बोलते हैं हम लोग collision। क्या बोलते हैं इसको? collision। क्या बोलते हैं इसको? ठीक, collision। अब देखो ये जो collision होता है दो टाइप का होता है। there are two types of collision। देखते हैं कौन कौन सा होता है। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। तो आपको याद रखना है कोई भी कोलिजन हो, इससे पहले हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो इसका नाम इलास्टिक क्यों पड़ा? इसका नाम इलास्टिक कोलिजन इसलिए पड़ा है, द कोलिजन, जरा ध्यान देना, द कोलिजन इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी of system changes after, sorry change नहीं होता है, of the system do not change after collision is called as elastic collision, is called as इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोलिजन होने के पहले और कोलिजन होने के बाद अगर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा कुछ भी हो जाए, अगर सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही है, कंजर्व हो गया, तो मैं बोलूंगा कोलिजन इलास्टिक था। मान के चलो यहां से एक मैं बॉल गिरा रहा हूं, टकराया, रिटर्न इस हाइट पे आ गया, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, उतना ही है अभी भी, और इसलिए इस हाइट तक पहुंच पाया। अगर लॉस हो गया रहता तो इतने ही तक पहुंचा रहता, राइट। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ये आप लोगों का क्या हो गया? इक्वेशन। अब सेकेंड टाइप का जो कोलिजन होता है उसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। ये क्या होता है देखते हैं, उल्टा कर दो। इनइलास्टिक कोलिजन में व्हेन the total kinetic energy, when the total kinetic energy of the system is not conserved after collision, then the collision is called as, क्या बोलोगे आप इसे? इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलोगे आप इसे? इनइलास्टिक कोलिजन, राइट। जैसे मैंने यहां से गिराया ऑब्जेक्ट को, टकराया और यहीं तक आ पाया, मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, इसका इनइलास्टिक कोलिजन। क्या है? इनइलास्टिक। तो यहां पे बोलेंगे हम लोग, ये तो कंजर्व रहता है ना भाई, ये इक्वल है, ठीक है। यहां पे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा, एक्सप्लोजन होता है, कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, उस टाइम पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बाद में बढ़ जाता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज तो हो ही रहा है। अब इसका एक सब टाइप है जिसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये क्या होता है? अगर कोलिजन के बाद जिससे टकराया वो और ऑब्जेक्ट जो टकराया दोनों सेम स्पीड से आगे निकल गए, तो हम बोलते हैं कि कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। व्हेन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, जो दो लोग टकरा रहे हैं, मूव्स विथ सेम वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन,
after collision, then the collision is called as inelastic collision. क्या बोलोगे आप इसे? inelastic collision. तो inelastic collision में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी पहले सिस्टम का होगा और दूसरे सिस्टम का दोनों सेम होगा, कितना होगा? v हो जाए. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोलिजन. क्लियर हो गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. चलो देखते हैं. तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या डेफिनेशन से बताता हूं. द नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान से देखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू relative velocity of approach to relative velocity of approach. यहां पे एक रेशियो आएगा, द नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड एज, इसी को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. चलो मान के चलो. अभी देखो इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ई से डिनोट करेंगे हम. ये क्या होता है? द नेगेटिव ऑफ, तो नेगेटिव लगा दो. क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. दो ऑब्जेक्ट टकरा गए, अब सेपरेट हो रहे, तो सेपरेट होंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से जाता है, सेकंड ऑब्जेक्ट v2, तो ये दोनों के वेलोसिटी का डिफरेंस यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस वेलोसिटी से दोनों टकराने आ रहे थे, तो वो, तो ये क्या हो जाएगा? u2 माइनस u1. इसी को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसी को आप कैसे लिख सकते हो? देखो इसको आप लिख सकते हो माइनस मल्टीप्लाई कर दो v1 माइनस v2, तो v1 प्लस में हो जाएगा u2 माइनस u1. इसको भी आप बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. क्लियर है? चलो इसी को बोलते हैं और कुछ भी नहीं. चलो अभी इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस निकालेंगे. ठीक है, जरा ध्यान से देखना. फॉर इलास्टिक, मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, ध्यान से देखना. फॉर इलास्टिक कोलिजन, अब कोलिजन इलास्टिक हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा और मोमेंटम तो कंजर्व ही होता है. तो देखो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखो क्या है फॉर्मूला? m1 u1 अभी बनाए थे, m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. सही है? m वाले टर्म को, m1 वाले टर्म को साथ में कर दो. m1 u1 इसको इधर बुला लो माइनस m1 v1. इधर कौन है? m2 v2 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा m2 u2. m1 कॉमन निकालो, m1 कॉमन निकालोगे तो आपको मिलेगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहाँ से m2 कॉमन निकालो, आपको मिलेगा v2 माइनस u2. इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दो. अब मुझे पता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, तो वो लिख दो. अब देखो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1 u1 का स्क्वायर. सेकेंड ऑब्जेक्ट का क्या होगा? हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर. सही है? u1 जो m1 वाले टर्म है साथ में ले लो, देखो क्या हो जाएगा? हाफ. सही है? चाहिए तो हाफ कैंसिल आउट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. चलो हाफ कैंसिल कर देंगे, इसमें से कॉमन निकालोगे हाफ, इसमें से कैंसिल हो जाएगा. तो देखो m1 u1 स्क्वायर प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ये m1 वाला टर्म m1 v1 का स्क्वायर, ये ऐसे रहने दो, m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर. सही है? हाफ हाफ कैंसिल कर दिया था. अगला स्टेप देखो, m1 कॉमन निकाल लो. अगर आप m1 को कॉमन निकाल लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से कॉमन निकालोगे m2
और क्या मिलेगा v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। सही है। क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस बी हो जाता है। सही है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, सेम टू सेम यहां पे भी a प्लस बी और a माइनस। सही है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर बी। दिख रहा है सबको? यस। चलो अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम a एंड b। एक्चुअली देखो ध्यान से, इसको वैसे लिख देता हूं मैं, इसको वैसे लिख, देखो m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 या प्लस और v2 माइनस u2। दिख रहा है? अपॉन a, ये a नहीं, ये 1 एंड 2 बोला है, 1 एंड b बोल दिया। चलो ठीक है, फ्रॉम 1 एंड ये b लिख दिया। अब 1 ये रहा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। देखो ये कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल, m1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, और आपको मिला क्या? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। सही है। देखो v2 को इधर बुला लो, ये हो जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1। अब ये टर्म को इधर बुला लो, v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1। क्या मुझे बताओगे आप लोग, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है? यस। कितना आया? 1। मतलब देखो इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आता है। अगर वहीं पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमेशा 0 आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड, क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है? देखो वेलोसिटी इन इलास्टिक कोलिजन। तो जब इलास्टिक कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन की बात करें जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो कोलिजन होने के बाद या तो दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएंगे या साथ में चलने लगेंगे, तो उनका वेलोसिटी क्या होगा? तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा v1, देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखा है मैंने, वो क्या है? v1 वो होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये फॉर्मूले से आप लोगों को मिल जाएगा टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका क्या वेलोसिटी हो जाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं, इंटरचेंज हो गया। m2 माइनस m1 ये सेम, ये u2 इधर आ गया, ये u1 इधर आ गया, 2m2 की जगह 2m1 आ गया, बाकी का सेम टू सेम चलेगा। देखो अब इफ द बॉडीज आर ऑफ इक्वल मास, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास इक्वल है मान के चलो, तो देखो जरा क्या होगा, अगर ये मास इक्वल है तो ये टर्म 0 हो गया, सेम है ना, 0 हो गया, ये तो हट गया। ये देखो जरा ध्यान से, ये 2m हो गया, ये भी 2m हो गया, पूरा 2m अपॉन 2m क्या हो जाएगा? 1 इंटू u2। मतलब v1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? u2, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी के बराबर फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। देखो अगर दोनों सेम है तो v1 u2 बन जाता है, v2 u1 बन जाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन। चलो देख लेते। आपको पता है इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, कितना होगा? चलो देख लेते। तो जरा देखो, चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इलास्टिक हो, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का होता ही है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सही है? क्लियर है? अच्छा अब मान के चलो फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, ये परफेक्टली इन इलास्टिक है मान के चलो, तो आपको पता है v1 और v2 दोनों सेम होते हो, क्या हो जाते हैं? v हो जाते हैं। इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v प्लस m2 v, दोनों v हो गए। ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। v का वैल्यू क्या बनेगा? v बन जाएगा आप लोगों का m1 u1 प्लस
M2U2, V को अकेले रखोगे इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, M1 प्लस M2। इसको ना इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ M1V1 प्लस हाफ M2V2 माइनस हाफ M1U1 प्लस हाफ M2U2। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, अच्छा लॉस हो रहा है। एक काम करते हैं हम लोग ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है ना, मतलब फाइनल एनर्जी छोटा होगा इनिशियल बड़ा होगा, तो आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी फाइनल को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलो देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, हाफ M1U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 का स्क्वायर माइनस हाफ M1V1 का स्क्वायर मतलब V स्क्वायर हो जाएगा, हाफ M2V2 का स्क्वायर मतलब V स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि V1 और V2 का वैल्यू क्या होता है, V हो जाता है। ठीक है, देखो हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर माइनस हाफ, ठीक है, M1 प्लस, एक काम करते हैं हाफ को कॉमन ले लेते, चलो हाफ को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, बचेगा क्या, M1 प्लस M2 और V स्क्वायर को भी मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, चलो V का वैल्यू रख देते हैं। देखो यहाँ पे V का वैल्यू है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाफ M1V1, सॉरी V1 नहीं U1 है वो, हाफ M1U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 का स्क्वायर माइनस हाफ M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2। देखो V स्क्वायर क्या बनेगा, V स्क्वायर देखो ये है M1U1 प्लस M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 द होल स्क्वायर। सही है, देखो ये दो है, स्क्वायर है ना, तो ये दोनों को आप कैंसिल आउट कर दो, क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर माइनस 1/2, ये तो कैंसिल हो गया, M1U1 प्लस M2U2 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस दिख रहा है। देखो तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 द होल स्क्वायर, और इतना काइनेटिक एनर्जी का लॉस सिस्टम में होता है। ठीक है, इधर तक भी आप किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं, एग्जाम में पूछता भी नहीं, खाली हम लोगों ने कंसेप्ट था इसके लिए यूज किया। चलो आगे बढ़ते, अगला क्या देखो, कोलिजन इन 2 डायमेंशन। कोलिजन इन 2 डायमेंशन दिख रहा है सब लोगों को डायग्राम, ठीक है। देखो ये वाला एंगल है बीटा 2, ये वेलोसिटी है v2, ये एंगल है अल्फा 2, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2, ये एंगल है अल्फा 1, ये है बीटा 1, ये है v1, ठीक है, ये है u1 और ये वेलोसिटी u2। देखो अब 2 डायमेंशन में जो कोलिजन होता है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल के आ रहा था, ऐसे चल रहा है, मतलब x में भी चल रहा है y में भी, देखो 2 डायरेक्शन में चल रहा है, इसके बोलते हैं 2 डायमेंशन। सेम ये भी ऑब्जेक्ट देखो ऐसे चल के आया, जब ये टकराएगा तो फिर इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, चलो देखते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। चलो देखते हैं। तो अब यहाँ पे कंपोनेंट यूज किया जाएगा, तो v2, ये आपका v2 है, टकराने के बाद ये ऐसे जाने लगा, ये ऐसे आया, टकराने के बाद ऐसे जाने लगा, देखो ये रास्ते से, तो ये भी 2 डायमेंशन में चल रहा है ना,
एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी, मतलब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो अगर ये वाला एंगल बीटा 2 है तो ये कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका नाम क्या है V2, तो ये बनेगा V2 cos बीटा 2। अब देखो ये कंपोनेंट, ये जो है V1 है, इसका एक कंपोनेंट किधर बनेगा, यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा V1 cos बीटा 1, अगर एंगल बीटा 1। तो देखो यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे इसका ये वाला लाइन में रहना चाहिए, वही कंपोनेंट से रेस्टिट्यूशन बनता है। तो ये और ये लाइन में है, ये वेलोसिटी क्या है V2 cos बीटा 2, तो इसके जगह आ जाएगा V2 cos बीटा 2 माइनस V1 cos बीटा 1 अपॉन, अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, जब टकराने के लिए आ रहे थे तब की वेलोसिटी। देखो U1 से आ रहे थे, ये भी U2, ये दोनों लाइन में है क्या, नहीं, तो अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। अब इसका कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ये और इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा, एक कंपोनेंट यहाँ पे बनेगा। तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये नाम क्या है U2, तो इसका ये कंपोनेंट क्या बनेगा U2 cos अल्फा 2, क्योंकि यहाँ पे एंगल है। ये U1 है, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा 1 इधर है तो इसका नाम हो जाएगा U1 cos अल्फा 1। देखो ये दोनों लाइन में, एक U2 cos अल्फा और ये U1 cos, ये दोनों आ जाए तो ये हो जाएगा U2 cos अल्फा 2 माइनस U1 cos अल्फा 1। तो जब भी 2 डायमेंशन में कोलिजन होता है तो आप लोगों को यहाँ पे उनके कंपोनेंट्स यूज करने पड़ते हैं जो एक लाइन में, और कुछ नहीं इसके। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इंपल्स ऑफ ए फोर्स। इंपल्स ऑफ ए फोर्स, ये होता क्या है, इंपल्स ऑफ ए फोर्स क्या होता है, इसको चला समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है, या तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम यानी dp बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। सही है, अगर मैं dt को इधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स इंटू dt। तो इस इक्वेशन में जो टर्म आपको dp दिखाई दे रहा है, जो कि मैं इसको लिख सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसी को बोला जाता है इंपल्स ऑफ ए फोर्स। क्या बोलते हैं, इंपल्स ऑफ ए। तो इंपल्स ऑफ ए फोर्स होता क्या, इंपल्स ऑफ ए फोर्स एक मेजरमेंट है जिससे मुझे पता चलता है कि मोमेंटम में कितना चेंज आने वाला है। क्या, मोमेंटम में कितना चेंज आने वाला है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला बना रहे तो आप ये बना सकते हो, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, या तो फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट, इसको और कुछ नहीं हम लोग को समझने की जरूरत है, यूनिट, अगर फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ये आप लोगों का यूनिट हो गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसको समझते हैं, ये थोड़ा डिटेल में हम लोग को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ये, देखो, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, चलो देखते हैं क्या ये। तो अगर मान के चलो आप लोगों के पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, इस डायरेक्शन, एक काम करते पहले सेंटर पे लगाते। यहां पे अगर आप एक फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या करेगा, लीनियर मोमेंट है, सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास, यानी कि जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये क्या करेगा पता है, ये लीनियर मोशन क्रिएट कर देगा और ये ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप फोर्स ऐसे जगह पे लगाते हो अदर देन सेंटर ऑफ मास, अगर आप फोर्स अदर देन सेंटर ऑफ मास पे लगाते हो, जैसे ये आप लोगों का सेंटर ऑफ मास है, आप लोगों ने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स हमेशा रोटेशन इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये फोर्स हमेशा इनिशियल टॉर्क क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की कोशिश करेगा, और जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया था सेंटर ऑफ मास से जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट आर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है फोर्स अदर देन सेंटर ऑफ मास, राइट। तो जब भी आप फोर्स किसी भी सिस्टम पे सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और लगाते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट रोटेट करता है और हम बोलते हैं उसके ऊपर टॉर्क काम कर रहा था, और जिसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ, इसको बोलते हैं वेक्टर नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर नोटेशन, आर क्रॉस एफ। आर मतलब क्या है,
मोमेंट जो आप लोगों का ये दिख रहा है क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से जिस पॉइंट पे फोर्स लगा उनके बीच का डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है। और अगर देखो वेक्टर नोटेशन में क्लियर दिख रहा है, दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, वेक्टर। अगर रिजल्ट वेक्टर मिलेगा तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, चलो देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा। देखो डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, मान के चलो सेंटर ऑफ मास है ये, और ये आप लोगों का पोजीशन वेक्टर आर है, क्या ये पोजीशन वेक्टर आर। अब मान के चलो अगर आप लोगों ने फोर्स ऐसे लगा, सॉरी आप लोगों ने फोर्स इसके ऊपर ऐसे लगाया, ये फोर्स है, ठीक है, तो आप स्क्रू रूल यूज करो, स्क्रू को आप फोर्स से ऐसे घुमाओ, फोर्स से ऐसे घुमाओ, ये तो आप जब ऐसे स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। मतलब जो आप लोगों का टॉर्क है, जो आप लोगों का टॉर्क है वो बाहर की तरफ आएगा, और आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। सेकेंड, मान के चलो ये आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये आप लोगों का पोजीशन वेक्टर है। अगर आप लोगों ने फोर्स यहां से लगाया, ये आप लोगों का फोर्स है, तो अब आप स्क्रू को ऐसे घुमाओगे, अगर आप स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो आप लोगों का जो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा, जिसको आप क्रॉस से। तो देखो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, फॉर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स टॉर्क इज क्या हो रहा है, जरूर देखो बाहर की तरफ आ रहा है, टॉर्क इज आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर की तरफ आता है। इफ फोर्स इज क्लॉकवाइज, आपने फोर्स को क्लॉकवाइज लगाया तो टॉर्क इज ये अंदर की तरफ जाएगा, टॉर्क इज इनसाइड द प्लेन। इतना समझ में आ गया सब लोगों को, टॉर्क इज इनसाइड द प्लेन। क्लियर है सबको, ओके चलो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो अभी जो हमारा अगला टॉपिक है उसको देख लेते हैं, दैट इज कपल या तो मोमेंट ऑफ टॉर्क। अब देखो मोमेंट किसका आ गया, टॉर्क का। इससे पहले वाले टॉपिक में देखो क्या था, टॉर्क था या तो मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका मतलब होता है फोर्स लगाने से कुछ सर्कुलर मोशन जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, टॉर्क भी है। इसके अंदर सिंगल फोर्स काम करता है और ये रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये जरूरी नहीं कि रोटेशनल इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो ही जाएगा, ये रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये प्योरली रोटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप लोग मोमेंट ऑफ टॉर्क की बात करोगे, यानी कि एग्जैक्टली टॉर्क लगा के हम लोग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर इफेक्ट क्रिएट कर रहे, रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट कर रहे, तो उसको मोमेंट ऑफ टॉर्क बोलते हैं, या तो कपल, क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो ये सिस्टम में कब काम करता है, तो जब भी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम रहता है जिसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, जैसे मान के चलो ये एक सिस्टम है, इसके ऊपर एक फोर्स आप लोगों ने यहां से लगाया और एक फोर्स आप लोगों ने यहां से लगाया, ठीक है, और बोल दो, मान के चलो बोल दो कि ये वाला जो फोर्स काम कर रहा था ये F1 फोर्स काम कर रहा है और ये जो फोर्स काम कर रहा है वो F2 फोर्स काम कर रहा है। क्लियर, तो अभी देखो यहाँ पे क्लियर हम लोगों को दिख रहा है, और कहीं पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लो, ये मान के चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ पे दो अपोजिट नेचर का फोर्स काम कर रहा है और अलग अलग पॉइंट पे काम कर रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये बात याद रखने का। तो जब भी किसी भी सिस्टम पे दो अपोजिट नेचर का फोर्स काम करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दो अलग अलग पॉइंट पे काम करेंगे, तो वहां पे प्योरली रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। कैसा क्रिएट होता है, प्योरली रोटेशनल मोशन। और इसी चीज को हम बोलेंगे कि इसके ऊपर कपल काम कर रहा है या तो मोमेंट ऑफ टॉर्क काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, कपल या तो मोमेंट ऑफ टॉर्क। तो कपल या मोमेंट ऑफ टॉर्क होता क्या है, जरा ध्यान देना, कपल और मोमेंट ऑफ टॉर्क या तो फिर मोमेंट ऑफ टॉर्क इज डिफाइंड एट, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिख रहा है सब लोगों को, क्लियर, यस, इज डिफाइंड एज, जरा देखो क्या है यहाँ पे, इज डिफाइंड एज टू डिफरेंट फोर्स, सॉरी टू अपोजिट फोर्स, टू अपोजिट फोर्स कहां पे काम कर रहा है, एक्टिंग
ऑन ए सिस्टम, किसी सिस्टम पे काम कर रहा है, एक्टिंग ऑन ए सिस्टम हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, कैसा मैग्नीट्यूड, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, इसी को बोलते हैं कपल। ठीक है, इसको इससे डिनोट करते हैं, फॉर्मूला सेम टू सेम होता है R इंटू एफ या तो F इंटू आर। क्लियर, यूनिट क्या बनेगा बताओ, इसका यूनिट बनेगा, ये क्या है, मीटर है, ये न्यूटन है, तो इसको अगर आप वैसे बेसिकली न्यूटन मीटर बोला जाता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, क्या है, न्यूटन मीटर। अब देखो ये जो कपल ऑफ टॉर्क है, सॉरी मोमेंट ऑफ टॉर्क है या कपल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रखो, कंडीशन ये है कि दोनों फोर्स जो लग रहा है वो अपोजिट लगना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे लगना चाहिए और दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज का एक नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि मोमेंट ऑफ टॉर्क, क्या, मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ टॉर्क या तो फिर क्या, कपल, डू नॉट डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप इस एक्सिस को यहां पे ले लो, यहां पे ले लो, यहां कहीं पे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी को बोलते हैं कपल। इसके अंदर आपको याद रखना प्योरली रोटेशनल मोशन क्रिएट होता है। क्लियर हो गया इतना, पक्का, शाबाश। चलो आगे बढ़ते, अगला टॉपिक क्या है, देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट हमेशा अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना पसंद करता है। ध्यान से सुनना है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसा कंडीशन होता है जब किसी सिस्टम के ऊपर जो टोटल फोर्स काम कर रहा है वो जीरो होता है, या तो बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं किसी के ऊपर और वो सारे फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो टोटल फोर्स उस पर कितना हो गया, जीरो। तो हम बोलेंगे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। तो यहां पे जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग तीन तरीके से समझ सकते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो इसको समझते ये है क्या, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। मान के चलो आप लोगों के पास एक कुछ ऐसा सिस्टम है, ये आप लोगों के पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अभी यहां पे जरा ध्यान देना, ऐसा सिस्टम ये। अब यहां पे आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट को रख दो, ये ऑब्जेक्ट को रख दिए। अभी फिलहाल अगर मैं आपको बोलूं ऑब्जेक्ट का मेरे को एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी सबसे कम है, इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर लोकल मिनिमा पे है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में, जैसे ये बॉटल है, इसको मैंने यहां पे रख दिया है, ठीक है, यहां पे रख दिया, ये स्टेबल है, मतलब ये अपने सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी के लेवल। तो इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट हमेशा क्या पसंद करता है, सबसे कम एनर्जी लेवल पे रहना पसंद करता है। सबसे कम एनर्जी लेवल पे रहना पसंद करता है कौन, हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया का। आया बात समझ में। तो अभी फिलहाल अगर ये स्टेबल है एकदम, तो मैं बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट अपने लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे। अगर मान के चलो अगर आप इसको पुश करते हो, फोर्स लगाते हो, तो ये कहीं जाएगा और रिटर्न अपनी जगह पे आ जाएगा। आ जाएगा क्यों, क्योंकि जब आपने पुश किया तो आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर दिया। और हम लोग ने क्या सीखा है, कोई भी सिस्टम हमेशा अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे रहना पसंद करता है, राइट। तो ये क्या करेगा, वापस से अपने लोकल मिनिमा पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, लोकल मिनिमा पे आ जाएगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी इसके बाद क्या है, देखो अगर मान के चलो यहां पे हम लोग ने कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया और इसको जरा सा मैंने पुश कर दिया, तो ये यहां से हट जाएगा, यस। अब मुझे बताओगे ये क्यों हटेगा और वापस से ये रिटर्न आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, देखते हैं। तो अभी अगर आप देखोगे ये बेस से इतने ऊपर है, मतलब इसके पास
जो पोटेंशियल एनर्जी वो हाई है एज कंपेयर टू दी लोकल पोटेंशियल एनर्जी। लोकल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इसके पास, इसके पर पोटेंशियल एनर्जी लोकल मैक्सिमा पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लोकल मिनिमा पे थी क्योंकि ये सबसे नीचे था। जितने नीचे आप अर्थ की सरफेस की तरफ रहोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी आपका कम रहेगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम था, लोकल मिनिमा पे था, और हमेशा अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो वापस से कहां पे आ जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि रूल है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस दुनिया में अपने लोकल मिनिमा एनर्जी लेवल पे रहना पसंद करता है। तो उसको जो करना पड़ेगा, अगर आप उसकी एनर्जी को मैक्सिमम कर दोगे तो उसको जो करना है मिनिमम एनर्जी अचीव करने के लिए वो काम कर लेगा। तो यहां पे अभी इस केस में जो ये ऑब्जेक्ट है ये अपने मैक्सिमम एनर्जी लेवल पे है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे, लोकल मैक्सिमा पे है। तो अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये नीचे जाएगा यहां पे, और अब ये लोकल मिनिमा पे आ गया। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अब कम हो गया, लोकल मिनिमा पे आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का लेवल कम हो गया। और इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट हमेशा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लेवल पे रहना पसंद करते। इसके लिए अब ये रिटर्न नहीं जाएगा क्योंकि अब इसको पता चल गया कि मेरे पास लोअर पोटेंशियल एनर्जी आ गया, मेरे को यही चाहिए था, ये वापस से रिटर्न वहां पे नहीं जा पाएगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आया बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केस नंबर 3 देखो। अब मान के चलो ये आप लोगों का एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखे हो। तो अभी देखो अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। मिनिमा पे डिस्टर्ब किया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मैक्सिमम पे है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, डिस्टर्ब किए, मिनिमम पे चल। इसका तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मिनिमम है, अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे, कहीं पे भी डिस्टर्ब करोगे, ये अपने पोजीशन पे रिटर्न नहीं आएगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चलने में, क्योंकि इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव नहीं आ रहा, हाइट नहीं बदल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये अपने न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे। कहां पे है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आया बात समझ में? यही सारे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया सब लोग को? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ो। अगला देखो क्या है? सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज का एक ऐसा लोकेशन होता है, मास नहीं होता। देखो भले इसका नाम मास है, सेंटर ऑफ मास, लेकिन ये मास नहीं होता है। ये किसी भी सिस्टम का एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पे जितने भी पार्टिकल से वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सारे पार्टिकल का अगर मैं मोमेंट निकालूं, मोमेंट ऑफ मास निकालूं, सबका सम जो होता है वो 0 आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? चलो देखेंगे, समझेंगे। या तो ये देखो एकदम सिंपल टर्म में आपको बता दूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास जिस लोकेशन पे बैठा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पॉइंट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंटर ऑफ मास बोल सकते। चलो मान के चलो, जैसे ये आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास है कैपिटल M, ठीक है? कितना है टोटल मास? कैपिटल। मान के चलो कि ये जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों का, ये ना छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। तो जैसे मैं बोल देता हूं, ये आपके पास फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, ये nth पार्टिकल है। इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, इसका मास M3 है, और चलो ठीक है, इसका मास Mn है, ठीक है? ओके, अब जरा ध्यान देना, ध्यान दो। मान के चलो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरे सिस्टम का मास लोकेटेड है, मतलब इसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। चलो देखते हैं, अभी सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मान के चलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कुछ, और वो डिस्टेंस को हम लोग कुछ बता देते हैं। ये R1 डिस्टेंस है, R2 है, R3 है, और Rn डिस्टेंस। इतना समझ में आया क्या? दिख रहा है? चलो इतना समझ में आ गया? यस। चलो अभी देखो ध्यान से, अभी अगर मैं हर एक पार्टिकल का मोमेंट निकालूं, मोमेंट ऑफ मास निकालूं, मोमेंट ऑफ मास का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ मास का मतलब होता है मास मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या एक्सिस ऑफ रोटेशन, या सेंटर ऑफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं, सेंटर ऑफ। ठीक है? चलो देखो, फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट क्या आएगा? फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट आएगा
m1 और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस क्या है r1। सेकेंड पार्टिकल का आएगा m2 r2, m3 r3, mn rn। तो अगर आपको फाइंड करना है कि सेंटर ऑफ मास है किधर, पहले मोमेंट ऑफ मास निकाल लो। मोमेंट ऑफ मास, हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ मास निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, टोटल मोमेंट ऑफ मास, पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ मास होगा वो होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn, ये मोमेंट ऑफ मास। तो अगर आपको जानना है कि ये सिस्टम का जो सेंटर है, सेंटर नहीं बोलो, जहां पे पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पॉइंट किधर है, मान के चलो वो पॉइंट को x मान लेते हैं, ऐसे बोल देता हूं, लेट x इज ए पॉइंट, या तो O इज ए पॉइंट वेयर सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना बनेगा, कहां पे है, तो वो बनेगा मोमेंट ऑफ मास, अच्छे से देखना, मोमेंट ऑफ मास अपॉन टोटल मास, मोमेंट ऑफ मास अपॉन टोटल मास। बात समझ में आ रहा है? तो मोमेंट ऑफ मास क्या है, देखो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn। और ये क्या है, टोटल मास, m1 m2 m3 प्लस mn। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास कहां पे बैठा हुआ है, किसी भी रेफरेंस से, किसी भी रेफरेंस से। ठीक है, आया बात समझ में? तो आप लोगों का रेफरेंस यही है। ठीक है, इस रेफरेंस से इतना डिस्टेंस दूर जाना, वहां पे आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो वापस से देखो जरा क्या है, मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ मास मतलब होता है मास और रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस ले सकते हो आप, रेफरेंस और उस मास के बीच का डिस्टेंस जो है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मोमेंट ऑफ मास। तो पूरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ मास मैंने निकाला, उसको मैंने टोटल मास से डिवाइड कर दिया। आपको उस रेफरेंस से उतना दूर जाना पड़ेगा, मान के चलो 10 आया तो 10 मीटर दूर जाना पड़ेगा, वहां पे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ मास नहीं, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड। इसको आप ऐसे, क्या यहाँ पे आप देख रहे सब एडिशन हो रहा है, तो एडिशन के लिए आप क्या करोगे, सम, किसका, एम आर का सम हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो एम आर का सम हो रहा है, इधर आई बता दो, इधर जे बता दो, और बोलो आई और जे का जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट होके कहां तक जा रहा है, एन तक, अपॉन यहां पे भी देखो क्या है, सम हो रहा है, किसका सम हो रहा है, मास का। तो यहाँ पे बताओ आई का वैल्यू 1 से कहां तक जा रहा है, और इस तरीके से भी आप इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ओ क्या है, ये जो पॉइंट ओ है, ये ओ एक रेफरेंस है, क्या है, रेफरेंस। तो आपको पता चल गया इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, यानी कि जहां पे पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कहां है। अगर निकालना है तो वापस से देखो क्या करने का, हर एक पार्टिकल का क्या करो, मोमेंट निकालो। मोमेंट होता है मास उस पार्टिकल का मल्टीप्लाई बाय वो पार्टिकल का रेफरेंस से डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, r1। सब निकाल लिया। और मोमेंट ऑफ मास जो पूरा आया उसको टोटल मास बॉडी के मास से डिवाइड कर दो, आप लोगों को लोकेशन मिल जाएगा, इतने डिस्टेंस पे रेफरेंस से जाना है आपको, वहां पे आप लोगों को सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। क्लियर हो गया इतना सब लोगों को, क्या मिल जाएगा वहां पे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास, इसकी खासियत क्या है, खासियत ये, सेंटर ऑफ मास मास नहीं होता, सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होता है, एक जगह होता है, डिस्टेंस होता है एक रेफरेंस से, जहां पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, और अगर ना बॉडी आपका परफेक्ट ज्योमेट्री वाला है, जैसे मान के चलो ये आप लोगों का एक बॉडी है परफेक्ट ज्योमेट्री का है, तो क्या करो, इसका एक डायगोनल बनाओ, डायगोनल, जहां पे दोनों डायगोनल मीट होगा वहीं पे हमेशा सेंटर ऑफ मास आएगा, हमेशा सेंटर ऑफ मास आएगा। अच्छा, अगर आपका बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है,
अनइवन है, जैसे मान के चलो ये इस तरीके का, तो इस सिस्टम में सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी के साइड शिफ्ट हो जाता है। तो हेवी ये, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास बैठेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये COM सेंटर ऑफ मास, ये COM। तो जब भी आपका बॉडी अनइवन होता है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर साइड शिफ्ट हो जाता है, हेवियर साइड, यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में। आया बात समझ में? अच्छा नेक्स्ट, अब देखो जरा ध्यान से, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन के फॉर्म में। अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, किसका एडिशन हो रहा है आप देख सकते हो, mr1 का। तो यहाँ पे r लिख दो और यहाँ पे dm लिख दो, अपॉन इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है मास है, तो मास मतलब dm लिख दो। इस फॉर्मूले से भी आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कुछ नहीं है, r मतलब डिस्टेंस एक्सिस से, dm का मतलब छोटा सा मास, उसका इंटीग्रेशन करोगे पूरा मास मिल जाए, टोटल मास। ठीक है, ये अब देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है, जब भी पार्टिकल चलेगा, ये वाला पार्टिकल चलेगा, जो इस पार्टिकल का ये ऑब्जेक्ट बोल लो, ये ऑब्जेक्ट जब भी चलेगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो एक्चुअल में वेलोसिटी किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का होता है। इस ऑब्जेक्ट का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन किसका होता है, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, सेम वही होगा, मास इनटू फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी अपॉन मास सेकंड पार्टिकल का मास, सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी, थर्ड पार्टिकल का मास, थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी, और इसी तरीके से nth पार्टिकल का मास, nth पार्टिकल का वेलोसिटी। इसको आप लोगों को डिवाइड करना है टोटल मास से। किससे डिवाइड करना है, टोटल मास, m1 m2 m3 mn। आया बात समझ में? तो इससे जो भी आप लोगों को मिलेगा, देखो ये है क्या, ये mv मोमेंटम है, क्या ये मोमेंटम, देखो ना ये मोमेंटम दिख रहा है आप लोगों को, यस, तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम अपॉन मास हो जाएगा, टोटल मास। ये टोटल मोमेंटम मिल जाएगा, ये टोटल मोमेंटम, टोटल मास मिल जाएगा, और इससे आप लोगों को क्या निकल सकता है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का कितना है। ठीक है, इसको आप लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, इंटीग्रेशन vdm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, तो ये है क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू क्या, टोटल लीनियर मोमेंटम है, क्या ये टोटल लीनियर मोमेंटम अपॉन टोटल मास। है बात समझ में? सेम, अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है तो वो एक्सेलरेशन एक्चुअल में किसका होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता है, सेंटर ऑफ मास का होता है, वो भी देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, देखो क्या बनेगा, तो ये सेम वही बनेगा, क्या एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का, तो आंसर है फर्स्ट पार्टिकल का मास इंटू फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन, सेकेंड पार्टिकल का मास इंटू सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन, थर्ड पार्टिकल का मास इंटू थर्ड पार्टिकल का एक्सेलरेशन, और इसी तरीके से nth पार्टिकल का मास इंटू nth पार्टिकल का एक्सेलरेशन। और इसको डिवाइड कैसे करोगे, m1 m2 टोटल मास से, और ये आप लोगों का एक्सेलरेशन आ गया। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ADM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स होता है, यस, तो ये आपका बन गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इस फॉर्मूले से आप उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? पक्का क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है बेसिकली ये हम लोगों का प्रीवियस का ही टॉपिक था, कौन सा, इसका। ठीक है, अब हम लोग और एक टॉपिक लेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी समझेंगे। ठीक है, मैं यहां पे उसको समझाता हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जरा ध्यान से देखना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग केस है, ठीक है,
अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, चलो देखते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास एक ऐसा लोकेशन था जहां पे पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड था। सेम जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते तो यहां पे हम लोग वो पॉइंट ढूंढते जहां पे पूरे ऑब्जेक्ट का वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या कॉन्सेंट्रेटेड है? वेट। और आपको मैंने बताया वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। चलो देखते। अब देखो जरा ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है, मान के चलो इसका ये सेंटर ऑफ मास है। अगर आप इसको इस पे बैलेंस कर दोगे रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। सही है ना? हाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, ये साइड जो अर्थ इसको नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और ये साइड से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर मान के चलो ये साइड से ग्रेविटेशनल फोर्स और ये साइड का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ये दोनों फोर्स सेम है तो जिस पॉइंट पे आप लोगों ने बैलेंस किया है, अगर उसके एक साइड और दूसरे साइड का ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है तो हम बोलेंगे जो पॉइंट पे वो बैलेंस हुआ है वही पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है और सेम ही पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी है। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट होता है। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेम रहे। सेम पॉइंट को बोले नहीं, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे पूरे पार्टिकल का मोमेंट का सम जीरो हो। अगर देखो ये पूरे मोमेंट का सम करूंगा जीरो होगा तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जिस पॉइंट पे ऐसा होगा, सेंटर ऑफ मास। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट के अक्रॉस में क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ऑब्जेक्ट यहां से नीचे जाएगा? नहीं। मतलब टॉर्क नहीं है, टॉर्क ही तो नीचे घुमाता है, तो मतलब इस पॉइंट के अक्रॉस कोई टॉर्क सिस्टम पे काम नहीं कर रहा, इसके लिए ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। चलो और एक एग्जांपल, अभी समझ में आएगा, सारा चीज समझ जाए। तो मैक्सिमम केस में आपको याद रखना सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इवन बॉडी है तो सेम होता है। मान के चलो इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ये। मान के चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहां पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है और यहां पे ग्रेविटेशन फोर्स कम है। मान के चलो ये ग्रेविटेशन फोर्स लेस है और ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? मोर है। तो आपको क्या पता चला, यहां पे ये बॉडी झुक जाएगा, मतलब यहां पे क्या काम करेगा? टॉर्क काम करेगा। तो ये वाला पॉइंट अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। अगर मैं इसको यहां पे कहीं शिफ्ट करूं, मान के चलो यहां पे शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, और मान के चलो यहां का वेट और यहां का वेट, ग्रेविटेशन फोर्स मतलब वेट होता है, अब सेम हो गया। अब ये नीचे नहीं जा रहा, ये साइड से भी नीचे, मतलब टॉर्क जीरो हो गया। तो ये वाले पॉइंट को मैं बोल दूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये वाला पॉइंट तो सेंटर ऑफ मास हो। ठीक है, यहां पे अभी सच में काम नहीं करेगा क्योंकि यहां पे तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम ही है। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि जिस साइड का फोर्स ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, अब उधर टॉर्क लगेगा, बॉडी उधर जाने लगेगा, नीचे झुकने लगेगा। तो फिर आपको इसको मूव करना है, पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को चेक करना है जहां पे वेट बैलेंस होगा, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर हो गया इतना सब लोगों को? पक्का? तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो ये हमारा हो गया पूरा ऑल अबाउट लॉज ऑफ मोशन। बहुत सिंपल चैप्टर है, एक बार आप रिवाइज करोगे, गो थ्रू करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का सेमेस्टर पास में अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा लॉज ऑफ मोशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपको सारे कंसेप्ट मिल गए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। वेदांतु महाराष्ट्र आपके लिए, आपको ग्रो करने के लिए हर एक चीज जो आपको ग्रो करने के लिए लगेगा वो वेदांतु करेगा। इसीलिए वेदांतु आपके लिए लेके आ चुका है एकलव्य जेडबलई टेस्ट सीरीज, जहां पे अगर आप एस्पिरेंट्स हो जेडबलई के तो आप लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये टेस्ट सीरीज के लिए आपको अभी डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक से आपको ये परचेस करना है। ये टेस्ट सीरीज देने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट एनालिसिस भी मिलेगा कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हो, कहां पे आपको सुधार करना है, ये सारे एनालिसिस आपको पता चल जाएगा, सो दैट आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा और गारंटी है डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए अभी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लिक करना है लिंक पे और ये परचेस करना है। एंड इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।